आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर और फिर इसको समझ भी लेंगे कि इसका मतलब क्या है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट का मतलब है एक जुज़ जिससे मिलके वेक्टर बना है, यानी वेक्टर का एक छोटा सा हिस्सा। वेक्टर के एक पार्ट को, एक हिस्से को हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। तो हम कंपोनेंट को अब डिफ़ाइन करते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल से समझेंगे भी। हम कंपोनेंट को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी ख़ास सिमत में, किसी ख़ास मखसूस सिमत में एक वेक्टर की जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है, इफ़ेक्ट का मतलब है असर और इफ़ेक्टिव वैल्यू का मतलब है वो कीमत जो कुछ असर भी रखती हो। इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर, वेक्टर की वो मौसर वैल्यू जो कुछ असर रखती हो किसी ख़ास डायरेक्शन में, इज़ कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर की वो वैल्यू जिसका किसी ख़ास सिमत में उसका असर भी हो, कुछ इफ़ेक्ट हो, उसे हम वेक्टर का एक कंपोनेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करूँ कि एक गाड़ी पड़ी हुई है, छोटे बच्चे भी जैसे गाड़ियों के साथ खेलते हैं, सपोज़ ये एक गाड़ी है, इसके साथ यहाँ पे रस्सी बांधी गई, एक स्ट्रिंग बांधी गई और एक बच्चा या एक आदमी इस गाड़ी को अपनी तरफ खींचता है। ये ग्राउंड के ऊपर है। अगर ये गाड़ी को इस तरफ खींचे तो फोर्स लगाएगा और फोर्स लग रही है रस्सी के ज़रिए से। हम जानते हैं फोर्स एक डायरेक्शन है, वेक्टर है। फोर्स इधर को लगेगी या नीचे को लगेगी या ऊपर को लगेगी। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स लग रही है रस्सी के ज़रिए से, इस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं। फोर्स तो इस तरफ लग रही है लेकिन गाड़ी रोड के ऊपर इस तरफ मूव करती है। गाड़ी यहाँ से हमारी तरफ मूव कर जाती है अगर हम स्ट्रिंग के ज़रिए से गाड़ी को अपनी तरफ खींचें। और न्यूटन के लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू ma। जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यहाँ पे गाड़ी की मोशन या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स ये लग रही है और गाड़ी इधर को क्यों जा रही है, क्योंकि हमने फ़ोर्स लगाई। फ़ोर्स की डायरेक्शन ये कुछ और थी लेकिन उसका असर हमें कहीं और नज़र आ रहा है। जिस तरफ को गाड़ी मूव करती है उस तरफ उसका इफ़ेक्ट है, फ़ोर्स का असर है कि वो मूव कर रही है। तो फिर हम ये कहेंगे कि असल फ़ोर्स तो ये है जो किसी और डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन से हट के उसका किसी और सिमत में भी इफ़ेक्ट है, असर है। तो ये असल फ़ोर्स होगी। इस तरफ जो फ़ोर्स की वजह से मोशन पैदा हो रही है, उस इसके हिस्से को हम बोलेंगे कि वो इसका कंपोनेंट है। फोर्स का वो हिस्सा जो इस तरफ गाड़ी को मूव करवा रहा है वो इसका जुज़ है, उसका थोड़ा सा पार्ट है, इसका कंपोनेंट है। तो फिर हम ये कहते हैं द इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेक्टर उस सीमत में नहीं भी हो सकता, असल डायरेक्शन से हट के किसी और तरफ वेक्टर अपना असर शो करता है, तो उस तरफ वो वेक्टर का कंपोनेंट कहलाएगा। अब अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक हम बना लेते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस।
ये जहाँ पे दोनों एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं वो पॉइंट है ओरिजिन। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएं और इस एक्स और वाई एक्सिस में इस ओरिजिन से यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, और ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। अब अगर इस वेक्टर का कुछ इफ़ेक्ट, इसका कुछ असर एक्स डायरेक्शन में हो, कुछ इफ़ेक्ट वाई डायरेक्शन में हो, तो वो भी इसके कंपोनेंट्स होंगे। एक वेक्टर के हज़ारों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम एक्स वाई एक्सिस के लिहाज से देखें और ये फ़र्ज़ करें कि इस ए वेक्टर का कुछ इफ़ेक्ट एक्स डायरेक्शन में है और कुछ इफ़ेक्ट वाई डायरेक्शन में है, तो एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में हुआ, दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में हुआ। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 है, तो इन दो कंपोनेंट्स में जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे उनमें भी एंगल 90 होगा। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो मैं इसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर दैट आर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब है 90 का एंगल, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हों या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों, दैट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, आर कॉल्ड, वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं, दैट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। that are called rectangular components of a vector। ये हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन किया। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। लेट अ वेक्टर ए makes angle theta with x axis। फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट फ़र्ज़ किया द वेक्टर इज़ शोन या रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी एज शोन इन फिगर। हम यहाँ पे जो पिछले पेज पे डायग्राम बनाई है उसी के मुताबिक डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें ओ से यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया पी, हमने ओ पी लाइन के ज़रिए या ओ पी वेक्टर के ज़रिए से एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा के इक्वल। अब हम इस वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शन क्या है, मैं जुमला लिख लूँ बताता हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। अब हम लिखते हैं ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का लफ्ज़ी मतलब है साया। तो प्रोजेक्शन है कि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है वेक्टर के हेड से।
हमने लिखा है एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो मैं वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ये ओ से इस जगह तक पॉइंट को बोल दिया एम, ये बन गया ओ एम। ये वेक्टर है और ये वेक्टर के नीचे वाला हिस्सा ये बनता है इसका साया, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ की, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, लेकिन प्रोजेक्शन क्या बनता है ओ से एम। सो हमने लिखा है ड्रा प्रोजेक्शन ओ एम ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर हम वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को जहाँ ये लाइन आके मिलती है हमने एन का नाम दिया, तो ये ओ एन इस वेक्टर का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है। हम ये जुमला भी लिख देंगे साथ, ड्रॉ प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ए लिख लिया। किसके ऊपर ड्रॉ करना है? ऑन वाई एक्सिस। हमने वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। ये आपको डायग्राम यहाँ पे अब नज़र आ रही है। अब यहाँ दो ट्राइंगल्स बनती हैं जिनको हम अलग-अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ट्राइंगल को देखते हैं, ओ एम पी। ये एक ट्राइंगल बनती है और ये हमने क्योंकि प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्राइंगल को नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सो अब हम लेट कर लेते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं कि ओ से एम तक, इस ओ से एम तक जो लाइन की लंबाई है ना, उसकी मैग्नीट्यूड है ए एक्स, और एम से पी तक जो लाइन की लंबाई है, या ओ से एन तक कह लें, वो है ए वाई के इक्वल। ओ से एन तक ए वाई फासला, ओ से एम तक ए एक्स। एम से पी तक फासला वही है जो ओ से एन तक है, ये दोनों फासले बराबर हैं, इसको भी ए वाई कह देंगे, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि ओ एम, अगर मैं ओ से एम तक जो फासला है वो लिखूँ तो वो होगा ए एक्स। अगर मैं ओ से एम तक एक वेक्टर बना लूँ, ओ से पॉइंट एम तक, यहाँ एरो लगा दूँ, तो ओ से एम तक जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड ए एक्स के बराबर है, इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ लग जाएगा आई हैट। तो अगर मैं ओ से एम इसको वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करूँ, ये बनेगा ए एक्स, आई हैट ये मैग्नीट्यूड और आई हैट डायरेक्शन बताता है। इसी तरह मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ओ से एन तक जो वेक्टर है वो ए वाई जे हैट के बराबर है। ये देखें, ओ से एन तक अगर वेक्टर बनाएं तो वो ए वाई और डायरेक्शन के लिए जे हैट, लेकिन जो ओ से एन फासला है वही एम से पी है, तो एम से पी तक भी बन गया ए वाई जे हैट। मैं इधर लिख लेता हूँ ओ एन या एम पी। एम पी वैक्टर जो है वो भी ए वाई जे हैट के बराबर है, जो ओ एन के बराबर है। अच्छा जी, अब देखें फ्रॉम फिगर बाय हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स को जमा करने का जो मेथड है हेड टू टेल रूल, उसके मुताबिक ये पहला वेक्टर है ओ एम, इसके हेड के साथ हमने यानी ए एक्स आई पहला वेक्टर, इसके हेड के साथ हमने ए वाई की टेल मिलाई और यहाँ तक ड्रॉ किया। फिर पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दें तो वो उनका रिजल्टेंट आएगा। ये ए एक्स और ए वाई जमा हो के ए दे रहे हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये हमने डिटेल में लेक्चर पढ़ा था। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक डायग्राम से अगर हम देखें तो ओ एम उसमें जमा कर दें एम पी, तो रिज़ल्ट आता है ओ पी। ओ एम है ए एक्स आई हैट, एम पी है ए वाई जे हैट, और ओ पी वैक्टर ए से हमने रिप्रेजेंट किया है। मैं इसको ज़रा इस तरह लिख लूँ कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट।
ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो वेक्टर ए है वो ए एक्स आई हैट और ए वाई जे हैट के मिलने से बना है। तो जिन चीज़ों से मिल के वेक्टर बना हो वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ए एक्स और ए वाई को ऐड करें तो वेक्टर ए आता है, तो ये उसके जुज़ हुए, उसके हिस्से हुए, यानी कि कंपोनेंट्स हुए। तो फिर हम यहाँ पे इस लिहाज से ये जुमला लिख देंगे, द अबव इक्वेशन shows that ax and ay are components of vector a। पहले तो ये साबित हो गया कि ए एक्स और ए वाई वैक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि उनके मिलने से वेक्टर ए बना था। अब उससे अगली बात ये है कि जो ए एक्स है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ए वाई जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस में एंगल 90 होता है, तो ए एक्स और ए वाई के दरमियान भी एंगल 90 होगा। तो जिन कंपोनेंट्स में एंगल 90 हो हमने डिफ़ाइन किया था वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसलिए कंपोनेंट साबित करने के बाद हम जुमला लिखेंगे, सिंस क्योंकि ए एक्स आई हैट एंड ए वाई जे हैट आर along x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्योंकि x और y एक्सिस के along हैं, सो दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर हैं। तो फिर क्या साबित हुआ, हेंस ए एक्स आई हैट एंड ए वाई जे हैट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हमें एक वेक्टर दिया हुआ हो तो हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि अलोंग एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इन कंपोनेंट्स की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, ए एक्स की क्या मैग्नीट्यूड होगी और ए वाई की क्या मैग्नीट्यूड होगी, हम ये फाइंड आउट करेंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ ताकि हमें पिछले पेज पे ना जाना पड़े और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ गया वेक्टर ओ से पी, ये एंगल आ गया थीटा। यहाँ से हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया था एन पॉइंट तक, यहाँ से हमने एम तक ड्रॉ किया। ये था ए वाई जे हैट, ये था ए एक्स आई हैट और ये भी ए वाई जे हैट। अब हमारे पास ये वेक्टर ए था, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम पी। ये ओ से एम और एम से पी तक जो ट्राइंगल बनती है इसमें से अब हम सॉल्व करते हैं। ये वेक्टर ए तो समझें कि मालूम है हमें, वेक्टर ए हमें गिवन है, तो ओ पी जो है ये किसके बराबर है, ओ से पी तक जो लाइन की लंबाई है वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, वेक्टर की मैग्नीट्यूड एरो हटा दिया। ओ से एम तक जो लाइन की लंबाई है वो ए एक्स के बराबर है लाइन की लंबाई, और ओ से एन या एम से पी तक जो है ये ए वाई के बराबर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूं, हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, एम पी ओवर ओ पी यानी अमूद बटा वतर। एम पी की मैग्नीट्यूड ए वाई के बराबर हमने लिखी और ओ पी ए के बराबर है, तो ये आ गया साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए वाई बटा ए एक्स। यहाँ से ए वाई निकाल लें, ये ए एक्स इधर जाके ज़रब होगा साइन से, तो ये बनेगा ए साइन थीटा, ये सिंपल ए है। तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, मैग्नीट्यूड निकाल ली ए साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। अच्छा जी, अगर हम यहाँ से ही ए एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बेस है
और ये वतर है, हाइपोटेनियस है, तो हम लिखेंगे, फिगर से ही हमने ये लिखा, कॉस थीटा होता है बेस यानी कि ए एक्स और हाइपोटेनियस ए। यहाँ से ए एक्स निकाला, ए एक्स इज इक्वल टू ए, इधर जाके ज़रब होगा, ये बनेगा ए कॉस थीटा। तो हमने इस तरह से जो, अगर हमें थीटा मालूम हो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो हम उसका एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। थीटा मालूम हो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो, तो वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ये वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड्स निकालने का मेथड है। ये लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। अगले लेक्चर में हम इसका उलट पढ़ेंगे कि अगर हमें कंपोनेंट्स दिए हों तो उनसे हमने असल वेक्टर मालूम करना है।